1980 और 90 का दशक, वो समय जब हर 12 घंटे में भारत के माथे पर एक दहेज हत्या का कलंक लग रहा था। जब 20,000 महिलाओं ने 1990 से 1993 के मध्य दहेज के कारण अपने प्राण गंवा दिए थे और जिसे रेखांकित करते हुए फिल्में बनने लगी थी। Your Honor, this is a case of dowry death. दहेज की आग में एक और बेटी को जला दिया गया है। महिलाओं का उत्पीड़न दिखाती हुई ये फिल्में कुछ उग्र विचारों को भी प्रदर्शित कर रही थी। जब तक 2-4 हस्बैंड्स अपनी वाइफ की झुलसी हुई लाशों की चिताओं पर नहीं जलाए जाएंगे, तब तक के दहेज की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद नहीं होंगी। परंतु नई सहस्त्राब्दी आते आते सब कुछ बदल गया। आज हम 2024 में बैठे हैं। अतुल सुभाष की मृत्यु देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, परंतु यह विषय एक अतुल सुभाष का नहीं रहा है। भारत हर वर्ष 25,000 से अधिक अतुल सुभाष पैदा कर रहा है, जो बिना चर्चा के गुमनामी में समाप्त हो जाते हैं, और ये सारी हत्याएं कानूनी रूप से हो रही हैं। एक दिन जिसकी बहू यहाँ पूसा रोड में रही हो और वो पूरे परिवार पर दहेज और तरह तरह के उत्पीड़न का केस लगा दी हो, एक केस खत्म होता, दूसरा केस खत्म हो, तीसरा केस, 11 केस लगाए हुई थी। कैसे पहुंचा भारत महिला दमन से पुरुष दमन के इस कलंक तक? कैसे महिलाओं को बचाने वाले कानून पुरुषों के हत्यारे बन गए? क्या कारण है कि ये कानूनी हत्याएं चर्चा का विषय नहीं है? और कैसे भारतीय पुरुषों को अतुल सुभाष बनने से रोका जा सकता है? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अतुल सुभाष का केस कोई एकमात्र ऐसा केस नहीं है। हर वर्ष 25,000 से अधिक पुरुष अतुल सुभाष बनने की राह पर दौड़ रहे हैं, परंतु इसका कारण किसी आंकड़े से समझ नहीं आ सकता। इसका कारण और समाधान केवल कालचक्र समझा सकता है, वो कालचक्र जिसमें कभी भारत की लड़कियां जल रही थी दहेज के लिए। देखिए, भारत के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया में दहेज का कोई इतिहास नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दहेज एक प्राचीन रिवाज है, परंतु अधिकांश मानते हैं कि भारत तथा दक्षिण एशिया में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। माइकल विजल, जिन्होंने भारतीय पवित्र ग्रंथों विशेषकर वेदों पर शोध किया, उनके अनुसार वैदिक काल के मध्य दहेज प्रथा महत्वपूर्ण नहीं थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने शोध के मध्य पाया कि प्राचीन समय में भारतीय महिला जिसके भाई नहीं होते थे, उन्हें संपत्ति विरासत के रूप में मिलती थी। जब अलेक्जेंडर भारत युद्ध करने आए, तब उन्होंने देखा और रेखांकित किया कि भारत में दहेज नहीं है, तथा प्राचीन भारत के लोग दुल्हन का चयन ये देखकर नहीं करते थे कि वो कितना दहेज दे सकती है या फिर वो कितने संपन्न परिवार से है या नहीं। वो दुल्हन का चयन उसकी सुंदरता के साथ साथ व्यक्तित्व और गुणों पर ध्यान देकर करते थे। अल बरूनी, जो कि एक मुस्लिम फारसी विद्वान थे, उन्होंने भी अपनी भारत यात्रा के मध्य जो पुस्तक लिखी, उसमें भारत के विवाह से संबंधित बातों में लिखा है कि विवाह के मध्य कोई दहेज तय नहीं होता था, बल्कि एक पुरुष अपनी दुल्हन को एक उपहार दिया करता था, जिसे वो दुल्हन वापस कर सकती थी यदि वो उस पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने पाया कि भारत में 11वीं सदी के मध्य एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति पर वैधानिक अधिकार था, जो अपने भाई से 1/4 हिस्सा हुआ करता था, जिसे वो बेटी विवाह के पश्चात विरासत के रूप में ले जा सकती थी साथ। यह प्राचीन भारत था, जहां दहेज लगभग नहीं था, परंतु आज के भारत में लगभग सभी विवाह दहेज के साथ हो रहे हैं। तो अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि प्राचीन भारत में यह प्रथा नहीं थी, तो आज के भारत में दहेज प्रथा इतनी क्यों है? यही कालचक्र है। 23 जून 1661 को एक विवाह संधि हुई थी, जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ की बेटी कैथरीन के विवाह के मध्य हुई थी। इसके तहत पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई के 7 द्वीप दिए थे। समय के साथ कालचक्र और कहानी आगे बढ़ते हैं। भारतीयों का सामाजिक और आर्थिक दोहन किया जाता है, और अब भारत 20वीं सदी में था। जो भारत अंग्रेजी शासन से पहले विश्व का 25% जीडीपी में योगदान कर रहा था, वह भूखा मरने लगा था, और ऐसे समाज में लोभ लालच से जुड़ी कुरीतियां बढ़ जाती हैं। एक शोध के अनुसार 1920 तक भारत में होने वाले 38% विवाह दहेज लेकर या देकर किए जाने लगे थे। एक अन्य शोध के अनुसार, जिसमें पिछली शताब्दी यानी कि 20वीं सदी में हुए 75,000 विवाह के आंकड़ों को स्टडी किया गया था, उस शोध में पता चला कि 1930 से 1970 तक दहेज का अनुपात दुगुना हो गया, तथा वास्तविक मूल्य यानी कि दहेज का ट्रांजैक्शन वो 3 गुना हो गया था। 1975 आते आते 38% से बढ़कर 88% विवाह में दहेज लिया या दिया जाने लगा था।
वर्ष 1961 में दहेज को असंवैधानिक घोषित किया गया था, परंतु उसके उपरांत भी वर्ष 1960 से 2008 तक हुए 95% विवाहों में दहेज लिया या दिया गया था। यहाँ तक कि केरल में भी 1970 से दहेज के लेन देन में न केवल वृद्धि हो रही है, बल्कि सबसे अधिक दहेज अब यहीं लिया और दिया जा रहा है। धन का लालच एक मनुष्य को दैत्य बना देता है। दहेज की इस कुप्रथा ने यही किया, बेटियों की हत्याएं बढ़ने लगी। 1998 में 7,146 महिलाओं की हत्या हुई थी, जो वर्ष 2008 तक 8,172 तक पहुंच गई। वर्ष 1996 की पुलिस विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 2500 से अधिक मामले तो केवल एक स्त्री को दहेज के लालच में जीवित जलाने के होते थे। 1978 में यह आंकड़ा जो था ना, वो 200 महिलाओं का था। भारत में आज भी महिलाओं की हत्या में दहेज हत्या या आत्महत्या की भागीदारी 40 से 50% तक है। हत्या के अतिरिक्त भारतीय महिलाओं ने घरेलू हिंसा का भी अत्यधिक सामना किया है। 2006 के एक आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती थी। आज संभवतः यह आंकड़ा कुछ कम हुआ है, परंतु फिर चर्चा आज अतुल सुभाष पर क्यों हो रही है? क्योंकि आज पुरुष उस स्थिति में पहुंच रहा है, पीड़ित और प्रताड़ित। परंतु बड़ी बात यह है कि पुरुषों पर अधिक चर्चा कोई नहीं कर रहा है। कैसे पीड़ित महिला को बचाने वाले टूल्स ने इस देश के अंदर पुरुषों को ही पीड़ित बना दिया, कैसे अतुल सुभाष जैसे लोग आज जगह जगह बिखरे पड़े हैं, वो आगे देखते हैं। जब अंधकार छा जाता है तो उसका घमंड तोड़ने के लिए सूर्य की किरण अवश्य प्रकट होती है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से समाज खुश नहीं था और एक बड़ा वर्ग उसे सही करना चाहता था। जब सामाजिक दबाव बना तो संसद पर दबाव पड़ा और कानून बनाए गए। 1 जुलाई 1961 ये वो डेट है जिस दिन दहेज के विरुद्ध पहला अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना, देना या किसी को दहेज के लिए प्रोत्साहित करना भी सब कानून के विरुद्ध था। ऐसा करने पर 5 वर्ष का कारावास, 15,000 रुपए का जुर्माना और लिए गए दहेज के अनुसार सजा, इन सब का प्रावधान था। सरकार को लग रहा था कि ऐसे अधिनियम से दहेज के दानव को रोक लिया जाएगा। Jagdish Vij lost his 26-year-old daughter 2 months back. Binu jumped in front of a train along with her 3-year-old daughter. She couldn't take the daily harassment anymore. Her in-laws were making incessant demands for money and gifts even after 4 years of marriage to her doctor husband. समाज के बीच जब अन्याय हावी हो जाता है तो उसे काबू करना सरल नहीं होता। तो भला एक अधिनियम कैसे दहेज रूपी राक्षस को रोक सकता था? इसी कारण भारतीय दंड संहिता में धारा 304 भी जोड़ी गई, जिसने दहेज के इस कानून को और सक्षम बनाया। परंतु दहेज प्रथा के लिए ऐसी प्रथा नहीं थी जिसने महिलाओं का जीवन नर्क बना रखा था। घरेलू हिंसा तथा कार्यस्थल पर हो रहा यौन उत्पीड़न महिलाओं के लिए एक गंभीर समस्या थी, जिसके लिए कानून बनाना और उसे लागू करना अति आवश्यक था। 1983 में सेक्शन 498A घरेलू हिंसा के ऊपर बनाया गया था। चाहे फिर वो घरेलू हिंसा किसी का पति अपनी पत्नी पर कर रहा हो या पति के परिवारजनों ने बहू पर कोई अत्याचार किया हो, ये कानून उन सबको 3 वर्षों तक जेल भेजने के लिए पर्याप्त था। और आज कदाचित इसी कानून का प्रयोग महिलाएं सबसे अधिक कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, इन जैसे कानून भी बनाए गए महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए। सेक्शन 354, 354A, B, C और 354D ये सभी वो धाराएं हैं जो एक महिला को भारत में अनेक प्रकार के संकटों से सुरक्षित करती हैं। जैसे धारा 354A महिलाओं पर यौन उत्पीड़न करने वाले या यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने वाले को या केवल मांग करने वाले को जेल भेज सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से 354 भी बनाया गया महिला को मॉलेस्टेशन से बचाने के लिए। 354C बचाया गया वोयरिज्म से बचाने के लिए। वोयरिज्म यानी किसी महिला की बिना उसे पता लगे निजी फोटो लेना। तथा 354D ये बनाया गया महिलाओं को स्टॉकिंग से सुरक्षित रखने के लिए। What started off as a shining example of courage has now become a story saddled with high stakes. The reputation of the girls on one hand and the career of the boys on the other. मेरी पोस्ट में, मेरी FIR में, मेरे मीडिया के बयानों में हर जगह मैंने ये कहा है कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। ये सभी कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, परंतु दानव केवल पुरुषों में नहीं होते। कैसे अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का प्रयोग दानवीय महिलाओं ने किया और कैसे देखते ही देखते दबे कुचले पुरुषों का एक पूरा वर्ग खड़ा हो गया।
जिनकी वेदना सुनने का सामर्थ्य भारत की संसद में कदाचित नहीं है, वो आगे देखते हैं। देखिए, दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो आज भी विवाह में चल रही है। लड़के का परिवार यदि मांग नहीं भी रहा है तो भी लड़की का परिवार उपहार के स्वरूप कुछ ना कुछ सामान्य चीज दे ही देता है। और यह मैं केवल अटकलें नहीं बढ़ा रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने 1960 से 2008 तक भारत में हुई 40,000 शादियों का आंकड़ा खंगाला और उसमें सामने ये निकल कर आया कि 95% शादियों में दहेज लिया या दिया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग सभी दहेज ले या दे रहे थे। परंतु इसके साथ एक और दूसरा सत्य भी है। 2010 से 2024 तक दहेज के कारण हुई लड़कियों की मृत्यु में काफी गिरावट देखी गई है। जो आंकड़ा 8,500 को पार करता था 2010 में, वो अब 6400 के लगभग है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि एक भी बहन बेटी दहेज के कारण से अपना जीवन ना खोए। और इस आंकड़े से स्पष्ट है कि 498A ने लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की है। परंतु इसके साथ साथ कुछ और भी हुआ है। कुछ उदाहरण दिखाता हूं। निशा शर्मा, एक 21 साल की लड़की, 2003 में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। लड़की बड़ी हो रही थी तो माँ बाप विवाह के लिए योग्य वर देख रहे थे और इसीलिए उन्होंने पेपर में विज्ञापन निकलवा दिया, जिसे देखकर मुनीश दलाल की माँ विद्या देवी दलाल इनके संपर्क में आई। लड़का लड़की 2-4 बार मिले और विवाह पक्का हो गया। पर जब बारात पहुंची शादी के लिए तो निशा ने पुलिस को बुला लिया। परंतु क्यों? 2003 में हुए इस कांड में लड़की वालों के अनुसार जब बारात शादी के लिए पहुंची तो मुनीश की मां ने निशा के पिता से 12 लाख रुपए के साथ साथ एक गाड़ी की डिमांड और कर डाली, जो उनके लिए असंभव था। यहां बात बढ़ गई और मुनीश की मां ने निशा के पिता पर हाथ उठा दिया, उनके ऊपर थूका गया। बस फिर क्या था, निशा ने पुलिस को बुला लिया। ये वाक्य निशा और उसके परिवार के द्वारा बोले गए थे। बारात वापस लौट जाती है। लड़के और उसके परिवार को पुलिस वालों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। बेल तक नहीं मिलती है। परंतु ये सूचना नोएडा की सीमाओं को पार करते हुए मीडिया के माध्यम से भारत समेत पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई थी। निशा शर्मा वो लक्ष्मीबाई का रूप थी जिसे अब देश के अनेकों लड़के शादी का प्रस्ताव भेज रहे थे। राजनीतिक दल अपनी पार्टी का अंग बनाने के लिए लड़ रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, 60 मिनट्स, निशा शर्मा का साहस अब हर कोई भुना रहा था। निशा अमूल के विज्ञापनों में आ रही थी और 2004 में निशा शर्मा ऑपरा विनफ्री शो का अंग बनी थी अपने पिता के साथ। और अभी इस केस पर जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि निशा शर्मा की वीरता 6ठी कक्षा के पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई जाने लगी थी। दूसरी ओर मुनीश दलाल का लगभग विनाश हो चुका था। स्कूल की पुस्तकों में कार्टून्स छप रहे थे जिसमें मुनीश को अरेस्ट होते हुए दिखाया जा रहा था शादी के मंडप से। मुनीश की मां की पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स रोक दिए गए थे। डासना की जेल में बाकी कैदी मुनीश दलाल पर एक लोभी दूल्हा कहते हुए उस पर हिंसक आक्रमण कर रहे थे। 9 वर्षों तक ये पूरा केस चला और 1 मार्च 2012 को न्यायपालिका ने मुनीश दलाल समेत पूरे परिवार को निर्दोष पाया। कोर्ट कह रही थी कि निशा ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। इन 9 वर्षों में मुनीश की विधवा मां को 320 बार कोर्ट जाना पड़ा था, जो उनके स्थान से 75 किलोमीटर दूर था। पूरा परिवार एक आरोप में नष्ट हो गया था और मुनीश की मां का कहना था कि उनके परिवार ने नरक भोगा। मुनीश और उसके परिवार ने जो नरक भोगा उसका सही कारण था निशा शर्मा का किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग, जिसे दहेज का नाम देकर निशा शर्मा न केवल मुनीश के साथ शादी से बची बल्कि रातों रात स्टार भी बन गई। 2013 में निशा शर्मा की भाभी ने निशा शर्मा और उसके भाई पर वही दहेज के आरोप लगा दिए जो कभी निशा शर्मा ने मुनीश पर लगाए थे। ये एक क्लासिकल केस है 498A के दुरुपयोग का, पर ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जिन पर यदि बात चालू हो तो पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। अतुल सुभाष का केस केवल एक नया पन्ना है इन कहानियों में। थोड़े आंकड़े से समझाता हूं आपको। केवल 2020 में 1,11,549 केस रजिस्टर किए गए थे 498A के अंडर। सरल शब्दों में 1,11,549 दहेज और उत्पीड़न के केस लड़कों पर लगाए गए थे और लगभग हर वर्ष ये संख्या 1 लाख को पार करती है। परंतु कोर्ट में इसमें से कितने केसेस सही ठहरते हैं? 2006 में यदि 100 केसेस आते थे तो उनमें से 22 कोर्ट को सही लगते थे। 2018 में 100 में से केवल 13 सही लगने लगे। 2023 आते आते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इसे लीगल टेरर कह डाला, हिंदी में वैधानिक आतंक। यानी हर वर्ष फर्जी केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं।
यदि आंकड़ों को सरल रूप से समक्ष रखते हुए बात की जाए तो 1 लाख में से लगभग आज 10% केस में ही लड़के दोषी पाए जा रहे हैं। बाकी 90% केसेस या तो फर्जी निकलते हैं या फिर समझौता हो जाता है। सरकार के 2015 के आंकड़ों को माने तो 10% केस तो विशुद्ध रूप से निशा शर्मा टाइप्स के फर्जी होते हैं, जिनका अर्थ है कि हर वर्ष लगभग 10,000 लड़के इस कानून के दुरुपयोग की बलि चढ़ रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, जो कि दहेज के उत्पीड़न से मारी जा रही लड़कियों की संख्या से लगभग दुगना है। देखिए, विषय लड़के या लड़की का नहीं है। यदि एक भी बेटी मारी जा रही है तो यह भारत के माथे पर कलंक है, परंतु यदि एक भी लड़की के जीवन का नाश किया जा रहा है तो वह भी उतना ही बड़ा कलंक है, और इस कलंक का कद प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस कानून के कारण पुरुषों का अत्याचार बढ़ गया है। 2019 में भारत में 1,18,000 लोगों ने स्वयं को समाप्त कर डाला, जिसमें से 80,000 पुरुष थे, यानी 75%। इन 80,000 में से 37% पुरुषों ने वैवाहिक कारणों से अपना जीवन समाप्त कर दिया, यानी 29,600 पुरुष। यह डेटा लगभग हर वर्ष ऐसा ही होता है। हम 6,500 दहेज उत्पीड़ित महिलाओं पर बात करते हैं, जो कि हमारा दायित्व है, करनी ही चाहिए, परंतु इससे कई गुना संख्या में पुरुष भी अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, जिस पर कोई वार्ता नहीं है। 498A महिलाओं को बचाने के लिए लाया गया था, पुरुषों को समाप्त करने के लिए नहीं। परंतु इस गंभीर विषय पर लेश मात्र भी चर्चा नहीं है। क्या कारण है इसका, वो आगे देखते हैं। महिला, जिसकी कोख में मानव का निर्माण होता है, जिसका वक्ष स्थल हमें जीवन देता है, यदि मनुष्य का लोभ उसे जलाने लगे और उस पर यौन हिंसा हो तो समाज के रूप में इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता। परंतु जीवन का अधिकार पुरुषों को भी है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। फिर क्या कारण है कि कुछ महिलाएं अतुल सुभाष की मृत्यु तक को अपमानित कर रही हैं? और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। क्या इसका उत्तर उस सत्ता से निकलता है जहां विषैले कानूनों का जन्म होता हो? There is no anxiety for men to suddenly feel victims. But the concluded that of every 100 cases brought under the anti-dowry law, 98% were false. Only 2 were correct. In other words, let men suffer first, then I'll correct the wrong I've done. That's not a bad idea, except that I have such pity for men. You are only telling me the bad law for men. But that's 50% of the Indian population. But that's 50% of the Indian population. Yeah, but well, thank you, but be careful. या फिर उस न्यायपालिका से जहां न्यायाधीश अतुल सुभाष की आत्मसमाप्ति के उद्घोष पर मुस्कुराएं। इसका उत्तर ना विषैले फेमिनिज्म से निकलता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि एक महिला को पढ़ने लिखने, जीवन में आगे बढ़ने का हर वो अवसर मिले जो किसी पुरुष को मिलता है। पर कदाचित आज फेमिनिज्म का अर्थ हो गया है कि हमें मर्दों की आवश्यकता ही नहीं है। Women don't need men. If you need a man, you're still in this delulu mindset that he's there to take care of you. Majority of them are there to conquer you. आज कुछ लोगों ने महिला सशक्तिकरण का अर्थ वो काम खुलेआम करना बना दिया है जो 4 दीवारों के मध्य होता है। और इस कार्य में फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। मेड इन हेवन नाम की एक वेब सीरीज है। इसमें एक लड़की का नया बॉयफ्रेंड बनता है, पर जब पुराने पति से एक बंगला चाहिए होता है तो वो फिर से जाके उसके साथ सो जाती है। नया बॉयफ्रेंड इसके ऊपर प्रश्न करता है, तो उत्तर पता है क्या मिलता है? सुन लीजिए। Please don't think you can ever make that decision for me. और ऐसा ही कुछ उत्तर 4 More Shots Please जैसी वेब सीरीज में देखने को मिलता है। They must have slept together. You know what? Guess what? You are right for once. I did. इवन रियलिटी शोज में भी। एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, It's her choice. Yeah, maybe the problem lies with you. अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, maybe she was feeling threatened by you. एनिमल फिल्म में जब कोई लड़का ऐसा करता है ना, तो वो अपनी पत्नी से पिटता है, पर यहाँ सीन ही अलग है। यहाँ जस्टिफिकेशन चल रहा है और यही टॉक्सिक फेमिनिज्म है।
जहां अपने हर एक्शन को जस्टिफाई कर दिया जाता है। Religion is a great thing, but when it becomes radicalized and extreme, it's dangerous. So feminism is the same thing. यही विशैला नारीवाद आज कदाचित समाज में दिखने लगा है। यही विशैला नारीवाद कदाचित समाज के ताने बाने को कुचल रहा है। अतुल सुभाष केवल एक नाम है। ऐसे हजारों अतुल सुभाष इस विशैले नारीवाद की भेंट चढ़ रहे हैं, परंतु इसका समाधान क्या है वो आगे देखते हैं। देखिए, महिलाओं पर अत्याचार इस देश के अंदर एक सत्य है और कोई मूर्ख ही इससे मुंह मोड़ सकता है, परंतु आज वही स्थिति पुरुषों की भी होती जा रही है। वो भी उत्पीड़ित है और संख्या बहुत बड़ी है। क्या समाधान है इसका? देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW का गठन जनवरी 1992 में किया गया था और इसके गठन के बाद से ही महिलाओं पर दहेज उत्पीड़न के केस न्यायपालिका में अधिक मात्रा में आने लगे, जिसका परिणाम महिलाओं पर उत्पीड़न कम होने के रूप में दिखता है। दुखद यह है कि समय के साथ फर्जी केसेस अधिक मात्रा में किए जाने लगे, जिन्होंने न केवल पुरुषों को प्रताड़ित करना आरंभ किया, बल्कि जो महिलाएं अपना सच्चा केस लड़ रही हैं उन पर भी फर्जी होने का एक लेबल लगा दिया। There are false allegations which are not only filed against the husband. The word used is relative. So even against the father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-laws, the jijas of the family, they are also implicated in these kind of cases, and most of them are false. I am not saying genuine cases are not there. There are genuine cases which should be looked into, but majority of them which we see are filed for the purposes of, persuading the husband to settle the matter, give some money. Every day in Delhi High Court, in majority of the single judges, at 2 o'clock, 2:30, we have cases which are settled among husband and wife every day. So there are hundreds of them. How? Why they are being settled? Because the money is being paid. आज यह व्याधि महामारी बनती जा रही है और इससे बचने का केवल एक ही उपचार है, सोच में सुधार। देखिए, झूठे केसेस पर कार्रवाई का कानून बनना चाहिए। ऐसे केसेस में दंड विधान भी होना चाहिए। ऐसे केसेस में पुरुषों को न्याय मिले, उसके लिए पुरुष आयोग की भी मांग होनी चाहिए। परंतु इसके अतिरिक्त तलाक देने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें एक सिंपल फॉर्मूला हो, जो सीधे सीधे बता दे कि भाई इतना कमाते हो तो इतनी एलिमनी देनी होगी, इतनी संपत्ति देनी होगी। पत्नी भी कमाती है तो फॉर्मूला अलग होगा, शादी से बच्चे हैं तो फॉर्मूला अलग होगा। अन्यथा केवल एलिमनी के लिए 10-10 साल लग जाते हैं और कब वो अमाउंट 1 करोड़ से 3 करोड़ हो जाता है पता भी नहीं चलता। आज की डेट में सब कुछ न्यायाधीश पर निर्भर करता है, जिनके ऊपर खुद ही आरोप लग रहे हैं। परंतु जो सबसे बड़ा परिवर्तन है ना, वो इस विशैले फेमिनिज्म में चाहिए। वी नीड एम्पावर्ड वुमेन्स, नॉट टॉक्सिक फेमिनिज्म। अन्यथा लाखों अतुल सुभाष मिलते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। हमारे कार्य को सपोर्ट करें patreon.com और UPI के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। रेड फाइल्स का ये दूसरा एपिसोड जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।